हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सोशल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। जैसा दोस्तों सभी को पता है कि आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम है सोशल साइंस का, वो 19 फरवरी 2022 को होने वाली है। दोस्तों, 19 फरवरी 2022 में आपके सोशल साइंस संबंधित जो भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के आधार पर दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस से संबंधित लेकर आया हूँ। ये सारे जो प्रश्न दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल सिद्ध होंगी। इन प्रश्नों को अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको सोल्व कर पाने में आप लोग दोस्तों सक्षम हो पाइएगा। इसलिए इस वीडियो में बताए गए कुल जितने प्रश्न हैं उनको बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा और उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो बोला गया है यहाँ पर आपसे कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि पहला का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी रेशम मार्ग क्या होगा, एशिया और यूरोप के बीच क्या प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग होगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न में कुछ इस प्रकार से कहा गया है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जल्दी दोस्तों आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा। ये सब आपके इतिहास से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने इतिहास बुक को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं दोस्तों कि दूसरा का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनिन ने किया था। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक ऋण यानी कर्जा प्रदान करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपको उसका नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से बताइएगा कि जो राइट ऑप्शन होगा कौन होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी भूमि विकास बैंक। अब यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो आप लोग बताइएगा कि हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे वो क्या कहे जाते थे। ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने किताब को पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, आप बता सकते हैं कि चौथा का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। इसलिए चौथा का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। आप लोगों ने मनरेगा का नाम सुना ही होगा। तो जो मनरेगा है उसमें एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से दिए जा चुके हैं, तो इन ऑप्शन के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि आपका कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं बता दूं कि मनरेगा में एक वर्ष में जो रोजगार देने की जो गारंटी होती है दोस्तों वो होती है 100 दिन की। इसलिए आपका 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न में बोला गया है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो जोन की संख्या आपके ऑप्शन के आधार पर दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 6 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जोन 5। तो जोन 5 ही क्या होगा, 6 का राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न में बोला है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। जल्दी से आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि जो 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1881 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा। तो हम लोग 7 का क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न 8 पर। तो इसमें बोला गया 8 नंबर प्रश्न में, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या कि जो 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो प्राथमिक कृषि साख समिति है वो कृषकों को दोस्तों अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। इसलिए 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में बोला गया है, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आय का, क्योंकि जितना आपका इनकम होगा उसी इनकम में से दोस्तों आप लोग उपभोग भी कीजिएगा, उसी इनकम में से आप लोग व्यय भी कीजिएगा और उसी इनकम में से आप लोग बचत भी कीजिएगा। इसलिए 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आय, इनकम। तो अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में बोला गया है, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये भी आपके इतिहास से ही पूछा गया क्वेश्चन है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा जल्दी से कि जो टैक्सोल नामक जो दवा है उसका उपयोग किस में होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो टैक्सोल नामक दवा है उसका उपयोग होता है दोस्तों
दोस्तों कैंसर में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग बता दूं कि टेक्सोल के अलावा एक और भी दवा था हिमालयन, उसका भी दोस्तों जो यूज होता है वो कैंसर में ही किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 का जो राइट आंसर है हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब 11 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न में बोला गया है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। दोस्तों उस राज्य को आपका नाम बताना है। तो मैं बता दूं कि 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि केरल में की जाती है। तो केरल को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में बोला गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइएगा कि जो बोल्शेविक है उसकी जो क्रांति हुई थी वो कितनी ईस्वी में हुई थी। तो मैं बता दूं कि 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नवंबर 1917 में हुई थी। तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न में बोला गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों उस स्थान का आपको नाम बताना है। आपको चार देश आपका ऑप्शन में दिए जा रहे हैं, इन चारों देशों में से जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं बता दूं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो था आपके जर्मनी में, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में बोला गया है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी तारापुर। जी हाँ दोस्तों, तारापुर में ही भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, इसलिए 14 का राइट आंसर आपका डी होगा, तारापुर। 15 नंबर प्रश्न में बोला गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो कितनी ईस्वी में मनाया जाता है, ये आपके और साथ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि जो 15 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 मार्च। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में बोला गया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों रेगुर मृदा, इसलिए हम लोग 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी रेगुर मृदा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न में बोला गया है पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, यानी कि पूर्व में जो बांग्लादेश था वो किस नाम से जाना जाता था, वो आपको क्या करना है, आपको बताना है। यानी पहले जो बांग्लादेश का जो नाम था वो क्या था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहले जो बांग्लादेश का जो नाम था वो था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान से हम लोग बांग्लादेश के नाम को क्या करते थे, संबोधित करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो दोस्तों देश है आपका भारत, इसलिए 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में बोला गया है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो क्या है वो आपको बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि क्षेत्रवाद की भावना का जो कुपरिणाम है वो है दोस्तों आपका अलगवाद, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बोला गया है बार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की, उस लेखक का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बार एंड पीस पुस्तक की जो रचना किया था उसका नाम था दोस्तों टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में बोला गया है भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कैसा है, उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि आपके भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई है वो दोस्तों किया गया है अप्रत्यक्ष, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, इसमें पूछा गया है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी जो नदियों में बाढ़ आती है उसका आने का जो मेन कारण, जो प्रमुख कारण क्या है, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बाढ़ कब आ सकता है, जब पानी अधिक मात्रा में दोस्तों क्या होगा, आने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी अधिक कब होगी, जब वर्षा होगी। तो वर्षा अधिक होने के कारण आपकी नदियों में पानी क्या हो गए, अधिक मात्रा में बढ़ते चले जाएंगे, और जब पानी का प्रवाह अब उनके औसत प्रवाह से अधिक हो जाएगा तो उनके आसपास के क्षेत्र में क्या हो गए, जल प्रवाह होना शुरू हो जाएंगे, और यही स्थिति दोस्तों क्या कहलाती है, बाढ़ कहलाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, वर्षा की अधिकता। 22 नंबर का 23 नंबर प्रश्न में बोला गया है इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है। तो उस लेखक का, उस राइटर का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इंडिका के जो लेखक थे उनका नाम था मेगास्थनीज, इसलिए हम लोग करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को। 24 नंबर प्रश्न में बोला गया है
मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, यानी मेढक की जनसंख्या में जो वृद्धि नहीं होने दे रहा है उसका जो रसायन है, जो केमिकल, उसका नाम दोस्तों बताना है। तो मैं बता दूं उस केमिकल का नाम है दोस्तों एंड्रीन, यानी एंड्रीन एक ऐसा केमिकल है जो मेढक की प्रजनन क्रिया को रोक सकता है, अर्थात उसको बिल्कुल बढ़ने नहीं दे सकता। इसलिए 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न में बोला गया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार क्वेश्चन दोस्तों आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं। इसलिए 25 का जो राइट आंसर होगा, आप लोग कितना बता भी दिए होंगे कि 25 का जो राइट आंसर हो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बरौनी। बरौनी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न में बोला गया है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 26 में आपको उस ईस्वी का नाम बताना है जिस समय विश्वव्यापी आर्थिक संकट क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो प्रारंभ हुआ था वो होता दोस्तों आपके 1929 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 26 का राइट आंसर होगा। अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न में बोला है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों किसने कहा था आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि देश का जो बांध है वो भारत का मंदिर है। तो ऐसा कथन कहने वाले कौन थे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो ऐसा कथन है उसको कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए 27 के जो ऑप्शन नंबर सी होगी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न पर देखने का प्रयास करेंगे। इसमें बोला गया है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। तो आपको बताना है उसका ईस्वी की जो यूनाइटेड जनता पार्टी है उसका गठन कितने वर्ष में किया गया था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 28 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1999 में किया गया था। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न में बोला गया है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितने बार ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। मैं बता दूं दोस्तों कि जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो स्थित है कंबोडिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। 30 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न में बोला गया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आपको क्या करना है, उनका नाम बताना है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि जो हिंद चीन में जो पहुंचे थे व्यापारी वो व्यापारी प्रथम कौन थे, जो पहली बार क्या किए थे, हिंद चीन गए थे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो थे दोस्तों पुर्तगाली। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बोला गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो मैं बता दूं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपका 1848 ईस्वी में, नहीं बल्कि 1920 ईस्वी में। ठीक है, कितना सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1848 मार लेते हैं, इसलिए आप लोग भूल कर भी 1848 ना मारकर 1920 मारिएगा, क्योंकि 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न में बोला गया है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में, उस संस्था का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो है दोस्तों पंचायती राज में। ठीक है, तो पंचायती राज क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 32 का राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न में बोला गया है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है जो मानव के कारण उत्पन्न होते हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, इन तीनों में से जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इन तीनों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो मानव के कारण ही होते हैं, इसलिए 33 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें सभी बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग छोड़ ही दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न में बोला गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपको उस स्थान का नाम बताना है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 34 का राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न में बोला गया है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मशीन किस शहर में स्थापित हुआ। तो 35 नंबर में आपको उस शहर का नाम बताया है जहां पर पहली बार जूट का क्या हुआ था, मशीन लगाया गया था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कोलकाता का ऐसा शहर है जहां पर पहली बार जूट का मशीन क्या हुआ था, स्थापित किया गया था। इसलिए 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न में बोला गया है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, आपको दोस्तों उस ईस्वी का नाम बताना है। तो मैं बता दूं कि 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सितंबर 1987 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न में बोला गया है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों भोपाल त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम था दोस्तों MIC, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको
रिमेंबर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोग दोस्तों नहीं भूलिएगा। 38 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, मतलब ह्यूमस जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत मतलब नगण्य या फिर ना के बराबर होता है। उस मृदा यानी मिट्टी का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 38 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों लेटेराइट मृदा, यानी लेटेराइट एक ऐसी मृदा है जिसमें ह्यूमस की मात्रा जो होती है दोस्तों वो तो मतलब बहुत ही कम होती है, फिर बोल सकते हैं ना के बराबर होती है। इसलिए 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न में बोला गया है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो दोस्तों उस क्षेत्र का आपको नाम बताएं। तो मैं बता दूं कि 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डिगबोई। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि भारत का कोई बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है तो वो है दोस्तों डिगबोई। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 39 का राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न में बोला गया है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाले थे दोस्तों बिस्मार्क। इसलिए 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूना पत्थर ही जो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल है। इसलिए हम आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन रोपण फसल है जिसको रोपा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं चाय, गन्ना और रबड़, ये तीनों के तीनों दोस्तों रोपे जा सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं 42 का जो ऑप्शन नंबर डी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि इनमें सभी यानी सारे के सारे क्या हो सकते हैं, रोपे जा सकते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न में बोला गया है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। अकार्बनिक खनिज मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। दोस्तों जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो क्या होगा कि जलकर उसमें और प्रकाश देगा। तो दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम और जो आपके प्राकृतिक गैस है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जो अबरक है उसमें दोस्तों बिल्कुल भी कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसलिए आपका 43 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबरक ही क्या होगा, अकार्बनिक खनिज होगा। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न में बोला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव बने। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो पश्चिम बंगाल है वो भारत के एक ऐसा राज्य है जिसमें अधिक मात्रा में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसलिए 44 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, उसके आपको नाम बताना है 45 नंबर में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण जी थे। इसलिए 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न में बोला गया है सबसे उत्तम किस्म कोयला का होता है, यानी सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो कौन होता है, ठीक है। तो उसका आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है वो होता है दोस्तों एंथ्रासाइट, यानी कि कोयला का प्रथम भाग होता है एंथ्रासाइट, इसीलिए वो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए 46 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न में बोला गया है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, उस देश का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि राजनीतिक दलों की नींव जो सर्वप्रथम जिस देश में भी पड़ी थी उस देश का नाम है दोस्तों ब्रिटेन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में बोला गया है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, उसके ईस्वी का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं 48 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016 में हुआ था, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ था वो ना आपके श्रमिक वर्ग का हुआ था, ना मध्यम वर्ग का हुआ था, ना किसी वर्ग का हुआ था, बल्कि सभी वर्गों का ही शोषण किया गया था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। इसलिए 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब 50 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न में बोला गया है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, उस खनिज के आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो कोडरमा का जो संबंध है वो है दोस्तों आपके अबरक खनिज से। इसलिए 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न में बोला गया है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ, उसको
उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन को, आपके ऑप्शन में ईस्वी का नाम दिए गए हैं और आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि विनाशकारी भूकंप से बिहार जिस वर्ष प्रभावित हुआ था वो वर्ष था दोस्तों 1934। इसलिए 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न बोला है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जहाँ पर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों में जब घर बनाए जाते हैं, भवन बनाए जाते हैं, तो उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो उनकी आकृति होनी चाहिए वो होनी चाहिए आयताकार, यानी आयताकार अगर कोई घर आता है तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब घटाया जा सकता है, अर्थात उस पर बिल्कुल भी दोस्तों भूकंप का ज़्यादा मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो लोग अपने भवन बनाते हैं वो बनाते हैं दोस्तों आयताकार तरीके का। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है मार्च 1946 मई पे फ्रांस तथा वियतनाम के बीच हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है, उसका आपको दोस्तों नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि उसे जाना जाता है हानोई समझौता के नाम से। इसलिए 53 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न में बोला गया है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है, उसको दोस्तों आप लोगों को द्रव्यमान बताना है। तो मैं बता दूं कि 1 टन इस्पात बनाने में जो मैग्नीज की आवश्यकता होती है वो है दोस्तों 10 किलोग्राम। ठीक है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम। ठीक। अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो उसमें बोला गया है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि प्राणियों के शरीर में जो प्रतिशत जल की मात्रा होती है वो होती है दोस्तों 65%। इसलिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो उसमें बोला गया है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो चिपको आंदोलन था वो दोस्तों पेड़ बचाने से संबंधित था। अर्थात जब पेड़ को कटाई अंधाधुंध की जा रही थी तो उस समय क्या था कि लोग पेड़ से मतलब चिपक जा रहे थे, यानी पेड़ को से प्यार करते थे, पेड़ को कटने नहीं दे रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था पेड़ से चिपक कर कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो सबसे पहले आपको हमें काटना होगा। और इस आंदोलन को चलाने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसलिए 56 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, यानी जब भी बाढ़ आए तो हमें ऐसा कौन सा स्थान है वो जहाँ पर जाकर अपने आप को सुरक्षित रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी बाढ़ आता है तो हमें ऊंची भूमि पर यानी ऊंचे ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए जहां पर पानी का प्रवाह बिल्कुल भी ना पहुंच सके। इसलिए 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊंची भूमि। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है भूसंकलन से अभिप्राय आपको बताना है। तो दोस्तों भूसंकलन का मतलब होता है भूमि का खसकना या भूमि का खिसकना या भूमि का गिर जाना। तो दोस्तों मलबों का खिसकना या फिर चट्टानों का खिसकना या चट्टानों का गिरना, ये सब दोस्तों आपके भूसंकलन ही कहलाएंगे। इसलिए आपके 58 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, उस ब्रांड का आपको क्या करना है, उस कंपनी का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों को जो विदेशी ब्रांड नहीं है वो है दोस्तों टाटा कंपनी। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सब आपका विदेशी ब्रांड है। 60 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, उस देश का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कागज का आविष्कार करने वाला जो प्रथम देश था उसका नाम था दोस्तों चीन। इसलिए 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, उनका आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे। इसलिए 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अर्थात भारत का अगर विकास करना हो तो बिहार का विकास करना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो दोस्तों ऐसा कथन कहने वाले अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे दोस्तों भारत के बहुत ही जाने माने दोस्तों क्या थे, वो आपके राष्ट्रपति थे और एक महान वैज्ञानिक भी थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, उसके आपको स्थान बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था दोस्तों जर्मनी में। इसलिए 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 64 नंबर प्रश्न में देखने का प्रयास करते हैं। पूछा गया इसमें रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट जो अधिनियम था, जो नियम था, वो पारित किया गया था दोस्तों 1919 ईस्वी में। इसलिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई, उसका आपको स्थान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन
ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि 65 का राइट आंसर कौन होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि भारत में सूती वस्त्र की जो प्रथम मिल थी वो खोली गई थी दोस्तों मुंबई में, इसलिए 65 का राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विक्टर इमैनुअल किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो मैं बता दूं कि जो विक्टर इमैनुअल थे उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री काउंट काबूर को नियुक्त किया था, इसलिए 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हिंद चीन युद्ध क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी जा चुका है और आपका दोस्तों फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है इतिहास का। तो मैं बता दूं कि हिंद चीन युद्ध क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो थे दोस्तों निक्सन, इसलिए 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आपको उस ईस्वी का नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो किया गया था दोस्तों 1969 ईस्वी में, इसलिए 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया गया था, उस समाचार पत्र को आपको बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो मैं बता दूं कि मानव अधिकार जो सुरक्षा नियम था वो पारित किया गया था दोस्तों 1993 ईस्वी में, इसलिए 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दल बदल कानून लागू होता है। तो जो दल बदल जो कानून है दोस्तों कहाँ लागू होता है, तो होता है दोस्तों सांसदों एवं विधायकों पर, इसलिए 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में हुआ था, इसलिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बताना है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका चीन देश में क्या किया गया था कि मुद्रण का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसकी स्थापना का जो नाम है वो संस्कृत पुस्तक में भी बताया गया है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसलिए 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर में देखते हैं, बोला गया है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, उसका आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कोई उत्तरदायी था, वो था दोस्तों बिस्मार्क, और बिस्मार्क की बहुत ही अहम भूमिका रही है जर्मनी का एकीकरण करने में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य अयोग्य हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुल राज्यों का अयोग्य की जो संख्या दोस्तों वो है 35 राज्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 77 का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, आपको उसका नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया था। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शन के आधार पर बताइएगा कि आपके 79 का कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनिवार्य सदस्यता, ठीक। अब हम चलते हैं हम लोग 80 नंबर प्रश्न पर। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, बिहार में एक नगर में कितने वार्ड हो सकते हैं, मतलब बिहार के एक शहर में कितने वार्ड हो सकते हैं, आपको उनकी संख्या बतानी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 80 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 75 वार्ड हो सकते हैं। 81 नंबर में पूछा गया है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा, आप लोगों ने बचपन में ही जाना होगा कि लोकसभा में चुने गए जो सदस्यों की संख्या वो होती है दोस्तों 543, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 81 का राइट आंसर हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, उसका आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि विश्व का अगर कोई बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो वो देश है दोस्तों आपका भारत। इसलिए 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, उस नदी का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार से होकर नहीं बहने वाली जो नदी है वो है दोस्तों गोमती। इसलिए 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, आप लोग को उसका नाम बताना है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अब्राहम लिंकन ने क्या किया था, इस कथन को लिखा था या फिर बताया था। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, उसका आपको नाम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताने प्रयास कीजिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, यानी कि महात्मा गांधी। अब 86 नंबर प्रश्न में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो दोस्तों कौन है, तो आपको क्या करना है, आपको उस पत्रिका का नाम बताना है। तो मैं बता दूं 86 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अमृत बाजार पत्रिका। अब चलते हैं हम लोग 87 नंबर प्रश्न। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, उसको आपको नाम बताना है कि जो मेन आर्थिक उद्देश्य भारत का वो क्या है। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निर्धनता और उन्मूलन, ये सारे क्या है आपके भारत के आजाद होने के बाद मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। इसलिए इन सबका और क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नहीं अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जहाँ तक उम्मीद है इन सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कन्फर्म रूप से याद कर लीजिएगा। या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के आधार पर दोस्तों तैयार किए गए, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके अटैच भी हो जाए और आप इनको सोल्व भी कर पाए। 88वें प्रश्न में दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, आपको उसका नाम बताना था। बता दें दोस्तों कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हम्फ्री डेवी। इसलिए 88 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न पूछा गया है कांवर झील कहाँ है, उसके आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो कांवर झील है वो है दोस्तों बेगूसराय में। इसलिए 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया है लेनिन की मृत्यु कब हुई, उसको आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कितनी ईस्वी में हुई थी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। इसलिए वो 90 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, उस राष्ट्र का आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि फ्रांस एक ऐसा देश था जो वियना कांग्रेस में बिल्कुल भी सम्मिलित राष्ट्र नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 91 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, उसका आपको नाम बताना है। तो मैं बता दोस्तों कि बिहार में और कोई ताप विद्युत केंद्र है तो वह है दोस्तों बरौनी में, यानी 92 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, उस नदी का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर बनी हुई है उस नदी का नाम है दोस्तों कृष्णा नदी। इसलिए 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, आपको उसका नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का जो आधार है उसका नाम है दोस्तों भाषा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 94 का राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों का जननी कहा जाता है। बिना लोहा की उपस्थिति में हम लोग कोई भी उद्योग का संचालन नहीं कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, और न अपने उद्योगों को हम लोग जारी रख सकते हैं। इसलिए उद्योगों की जो जननी है वो है दोस्तों लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 95 का राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, उसका आपको ईस्वी का नाम बताना है। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1871 ईस्वी में, यानी
98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो मैं बता दें दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1935 ईस्वी में। इसलिए 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। 98 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। आपको उस यंत्र का नाम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंफ्रारेड कैमरा। इसलिए इंफ्रारेड कैमरा ही क्या होगा 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। दोस्तों आपको उस नारा का नाम बताना है जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए काफी प्रसिद्ध और फेमस नारा था। तो मैं बता दूं कि 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी करो या फिर मरो, यही क्या था प्रसिद्ध नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन 100 नंबर पर। 100 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। तो 100 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में बताई कोई जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का दोस्तों मैं आप लोग को ऑप्शन के साथ और उनके आंसर के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व कराने का प्रयास किया हूं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस तीन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं दोस्तों ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन और आप ऑफिशियल पेपर में आए हुए जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों में से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको मिलाकर इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए दिया है ताकि आप इनके अच्छी तरीके से आप इसे हल कर सके, आप इसे रिमेंबर कर सके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन 100 प्रश्नों में से अगर आपके प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा होगा या अपनी तैयारी दोस्तों आप लोगों ने किया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अपना जो तैयारी है जो भी आपके 10th क्लास के स्टूडेंट या 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे वो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करते रहेंगे, बिल्कुल भी दोस्तों अपने मार्क से पीछे नहीं हटेंगे। उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके फरवरी 2022 में जो भी आपके एग्जाम होंगे मैट्रिक का या फिर आपके 12th का, उन सभी एग्जाम में दोस्तों आप लोग को बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।